यदि आप BA सेकंड सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का पेपर पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको कराने वाला हूँ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ये कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है। इन MCQs को मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और यूनिवर्सिटीज एग्जाम के पैटर्न को एनालिसिस करके सिलेक्ट किया है। अगर आपने ये MCQs अच्छे से कर लिए तो पेपर में सीधे यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ये वीडियो ऑल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना और एक भी MCQ मिस मत करना। आप किस यूनिवर्सिटी से और आपका कौन सा सब्जेक्ट का पेपर किस तारीख को, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए हम वीडियो ला सकें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारतीय राजनीतिक दलों के लिए निम्न में से कौन चुनौती नहीं है? तो इसका सही आंसर है मतदाताओं को विकल्प देना चुनौती नहीं है। भ्रष्टाचार एक चुनौती है, जातिवाद एक चुनौती है और क्षेत्रवाद भी एक चुनौती है। तो इसका सही आंसर हो गया A नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, संविधान की अनिवार्य पूर्व अपेक्षा क्या है? तो इसका सही आंसर है सीमित सरकार। इसका हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सब कुछ राज्य के लिए है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मुसोलिनी का है। इनका पूरा कथन था, सब कुछ राज्य के लिए है, राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। यह कौन सी विचारधारा का मूल मंत्र था? तो याद रखना, यह फांसीवादी विचारधारा का मूल मंत्र था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया हुआ है, उत्तर आधुनिकवाद से संबंधित विचारक कौन है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डेरिदा। डेरिदा उत्तर आधुनिकवाद से संबंधित एक विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक किसकी है? बार बार पूछा गया, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 4 साल लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका हमारा सही आंसर है लुसियन पाई का। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक लुसियन पाई की है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारा, ग्रेवियल आलमंड के अनुसार दबाव समूह का वर्गीकरण किन श्रेणियों में किया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर है संस्थागत, गैर संस्थागत, संज्ञानात्मक और अनौपचारिक समूहों में इसका वर्गीकरण किया गया। किसका? दबाव समूहों का। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट पुस्तक किसकी है? तो इसका हमारा सही आंसर है A लॉरेंस लोवेल की। यह पब्लिक ओपिनियन पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्राकृतिक अधिकारों का प्रमुख समर्थक कौन है? तो प्राकृतिक अधिकारों का प्रमुख समर्थक लॉक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु हर जगह जंजीरों से जकड़ा है, यह किसका कथन है? तो ये कथन था रूसो का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिया हुआ है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? तो यह कहा था अरस्तू ने, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिया हुआ है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य का स्वरूप क्या है? तो मार्क्सवाद के अनुसार राज्य का स्वरूप है ऐतिहासिक संस्था, इसे हिस्टोरिकल प्रोडक्ट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया हुआ है, सर्वजेनिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका याद रखना, लैटिन भाषा से सर्वजेनिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, संप्रभुता शब्द का संबंध किस शब्द से है? तो अभी मैंने आपको बताया था ये किससे है, इसका लैटिन भाषा के सोवरेन से है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिया हुआ है, बहुलवादी सिद्धांत किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ है? तो इसका हमारा सही आंसर है एकलवाद की प्रतिक्रिया के रूप में बहुलवादी सिद्धांत प्रस्तुत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बहुलवाद के अनुसार संप्रभुता का आधार क्या है? तो बहुलवाद के अनुसार संप्रभुता का आधार समूह है, ग्रुप्स में पावर होती है बहुलवाद के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, निम्न में से कौन विधि का स्रोत नहीं है, अर्थात कौन लॉ का स्रोत नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता लॉ का स्रोत, अर्थात विधि का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, लिबर्टी का अर्थ क्या है? तो लिबर्टी का अर्थ स्वतंत्रता, लिबर्टी का हिंदी अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, महिलाओं के समान अधिकार किससे संबंधित हैं? तो महिलाओं के समान अधिकार राजनीतिक समानता से
संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है हमारा, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कानून का उल्लंघन करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है। विचार स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता है, जीवन का अधिकार हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन कानून का उल्लंघन हम नहीं कर सकते, हमारी स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, आर्थिक समानता का मुख्य अर्थ क्या है? संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना ही आर्थिक समानता का अर्थ है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी पुस्तक किसकी है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हायेक की है। हायेक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दिया हुआ है, नारीवाद की कौन सी धारा श्रम विभाजन समाप्त करना चाहती है? तो नारीवाद की कट्टर नारीवाद विचारधारा श्रम विभाजन समाप्त करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, कल्याणकारी राज्य किसका मिश्रण है? तो कल्याणकारी राज्य उदारवाद प्लस समाजवाद का मिश्रण है, वेलफेयर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, निर्वाचन प्रणाली मुख्य रूप से किसे प्रभावित करती है? तो निर्वाचन प्रणाली मुख्य रूप से दलीय प्रणाली को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दिया हुआ है, राजनीतिक समानता की वास्तविक गारंटी किससे होती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र से। वास्तविक समानता की गारंटी किससे होती है? तो संविधान से होती है। और यहाँ तक मैंने आपको 25 इंपॉर्टेंट MCQ करवा दिए हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप किस यूनिवर्सिटी से और आपके किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस तारीख को, ये हमें कमेंट में जरूर बता के जाएं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दिया हुआ है, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? तो इसका सही आंसर है TH ग्रीन है। पॉजिटिव लिबर्टी सिस्टम का समर्थक TH ग्रीन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, जेरेमी बेंथम किस प्रकार के अधिकारों का समर्थक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका हमारा सही आंसर है कानूनी अधिकारों का। जेरेमी बेंथम कानूनी अधिकारों का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण है शक्तियों का विभाजन, अलग अलग जगह होना। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्थानीय सरकार का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? तो स्थानीय सरकार का मुख्य कार्य रक्षा नहीं है, ये स्थानीय सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का कार्य होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई ये स्थानीय सरकार के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, समानता को अप्राकृतिक किसने कहा? तो समानता को प्राकृतिक किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 3-4 बार ये रिपीट लगातार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, लोकतांत्रिक समाजवाद का कौन सा लक्षण नहीं है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्षण नहीं है क्रांति, एक इसका लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया है। तो इसे मार्क्स और एंगेल्स दोनों ने लिखा था, इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ, सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और इक्वालिटी सुनिश्चित करना, अर्थात समानता सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्लोबलाइजेशन शब्द को लोकप्रिय किसने किया? तो ग्लोबलाइजेशन शब्द को लोकप्रिय थियोडर लेविट ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता मिथक है, अर्थात स्वतंत्रता झूठी है, किसका कथन है? तो यह कथन है लास्की का। लास्की ने कहा था आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता मिथक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दिया हुआ है, व्यवहारवाद का विकास किसके विरुद्ध हुआ? तो व्यवहारवाद का विकास ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम और संस्थापक उपागम तीनों के विरुद्ध व्यवहारवाद का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दिया हुआ है, लोकतंत्र किन मूल्यों से संबंधित है? तो लोकतंत्र समानता, न्याय और स्वतंत्रता तीनों से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार टॉकविल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दिया हुआ है, आधुनिक न्याय प्रणाली की प्रमुख आवश्यकता क्या है? तो इसका सही आंसर है आधुनिक न्याय प्रणाली की प्रमुख आवश्यकता स्वतंत्र न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में पंचायती राज्य के माध्यम से विकेंद्रीकरण कब लागू हुआ? तो ये बहुत
ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, 1992 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, हॉब्स के दर्शन का केंद्र क्या है? तो हॉब्स के दर्शन का केंद्र शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दिया हुआ है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है सामाजिक परिवर्तन का आधार मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दिया हुआ है, रूसो के अनुसार असमानता या भ्रष्टता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा निजी संपत्ति असमानता का कारण है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उदारवाद का मूल तत्व क्या है? तो उदारवाद का मूल तत्व है स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे ज़्यादा स्वीकार, जो मतलब कि सभी ने स्वीकार किया हुआ है, विकासवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, लोकमत पब्लिक ओपिनियन का मुख्य कार्य क्या है? तो पब्लिक ओपिनियन का मुख्य कार्य है सरकार को नियंत्रित करना। और आगे क्वेश्चन पूछा गया, पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक, ये बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की चांस भी बहुत ज़्यादा है। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक किसकी है? तो इसका हमारा सही आंसर है, ये पुस्तक वाल्टर लिपमैन की है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दिया हुआ, संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, संघीय शासन में शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संघीय शासन में शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हस्तक्षेप का अभाव होना नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य अर्थ है। आपको मैंने यहाँ तक 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करवाए हैं ये, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप किस यूनिवर्सिटी से अभी भी कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा दिया हुआ है, आधुनिक न्याय तंत्र का आवश्यक सिद्धांत क्या है? तो आधुनिक न्याय तंत्र का आवश्यक सिद्धांत है स्वतंत्र पालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तथा तभी निष्पक्ष न्याय संभव होगा। तो यही आधुनिक न्याय तंत्र का आवश्यक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, भारत में विकेंद्रीकरण का महत्व कदम किस वर्ष उठाया गया? तो भारत में विकेंद्रीकरण का मुख्य कदम 1992 में उठाया गया, और ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायत राज लागू हुआ था। याद रखना, कौन सी संविधान संशोधन में? 73वें और 74वें। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान बिना सिद्धांत के विज्ञान नहीं है, किसका कथन है? तो इसका हमारा सही आंसर है ईस्टर्न का। ईस्टर्न ने थ्योरी की महत्ता बताई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, हॉब्स के दर्शन का केंद्र क्या है? तो हॉब्स के दर्शन का केंद्र शक्ति है। हॉब्स के अनुसार राज्य का आधार शक्ति है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शक्ति पृथक्करण अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 56 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक क्या है? तो मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य कारक वर्ग संघर्ष है। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, रूसो के अनुसार मनुष्य के भ्रष्ट होने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है। तो इसका हमारा सही आंसर है निजी संपत्ति। मनुष्य के भ्रष्ट होने का कारण निजी संपत्ति है। ये किसके अनुसार है? रूसो के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 58 है, दबाव समूहों के संबंध में सही कथन क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर है कुछ दबाव समूह स्थायी होते हैं और कुछ दबाव समूह अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, बेंथम ने किस में विभेद किया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्होंने प्राकृतिक और कानूनी अधिकार पर विभेद किया था, अर्थात इन्हें रिजेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, राज्य के विकास को कौन प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, सभी फैक्टर मिलकर स्टेट की को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर विकासवादी सिद्धांत, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवोल्यूशनरी थ्योरी, सबसे ज़्यादा स्वीकार है। क्वेश्चन नंबर 62 है, लोकमत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकमत का मुख्य उद्देश्य है
इसका सरकार को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 63 फिर से, तो कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए हैं। तो पब्लिक ओपिनियन पुस्तक किसकी है? तो इसका मैंने आपको सही आंसर बताया था। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक लास्की की है। किसकी? लास्की की? हाँ नहीं, वाल्टर लिपमैन की है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, दिया हुआ है अध्यात्मक प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है वह होता है संसद के प्रति। अध्यात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति के और संसदीय प्रणाली में संसद की। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 है, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रूसो ने। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसका सिद्धांत है? कानून संप्रभु का आदेश है, यह सिद्धांत दिया था ऑस्टिन ने। इन्होंने कमांड थ्योरी ऑफ लॉ दिया था। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था सबसे ज़्यादा अमेरिका से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर डिवाइड करता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 70 है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? इसमें हस्तक्षेप का अभाव होना नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 71 है, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो हमारा सही आंसर हो जाए, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था थी। इन्होंने कुछ कहा था, मुझे याद नहीं है, युद्ध की अवस्था थी, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, कल्याणकारी राज्य की प्रासंगिकता किसके से संबंधित है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और मानव कल्याण, तीनों से कल्याणकारी राज्य की प्रासंगिकता संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कल्याणकारी राज्य क्या बढ़ावा देता है? तो कल्याणकारी राज्य समानता और सामूहिक, हाँ तो इसके अनुसार सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, आ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसकी है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स की ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, दिया हुआ है सरकारों का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर होता है? तो सरकारों का वर्गीकरण विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर होता है। मैंने आपको इस प्रकार 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा दिए हैं और आप ये एमसीक्यूज जरूर करना है और इनकी पीडीएफ भी ले लेना टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। कमेंट में जरूर बताना आप किस यूनिवर्सिटी से और आपका एग्जाम कब है। क्वेश्चन नंबर 76 है, संसदीय प्रणाली में कौन सा तत्व सही नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्थायी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार स्थायी नहीं होती है, इसमें क्या होता है, गिर भी सकती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, राज्य की परिभाषा किसने दी? तो इसका हमारा सही आंसर है वुडरो विल्सन ने दी थी। विल्सन ने स्टेट को ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी बताया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी राज्य को किसने बताया? तो वुडरो विल्सन ने बताया था। राज्य की परिभाषा किसने दी? तो वुडरो विल्सन ने दी। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 78 है, राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख उपागम परंपरागत, व्यवहारी और उत्तर व्यवहारी, ये तीनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, दिया हुआ है राजनीति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल है। क्या कहता है? एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, फिर से ये रिपीट हो गया है, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन इसलिए गलती से रिपीट हो गए। 80, मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो ये किसका है? एरिस्टोटल का, अरस्तु का ही है। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ये इन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 81 है, परंपरागत उपागम का मुख्य भाग क्या है? तो परंपरागत उपागम का मुख्य भाग दार्शनिक है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है, व्यवहारवादी उपागम किस पर जोर नहीं देता? तो व्यवहारवादी उपागम दर्शन पर जोर नहीं देता। तथ्य, डेटा और विश्लेषण व्यवहारवादी उपागम के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्यवहारवाद की आलोचना का प्रमुख कारण क्या है? तो व्यवहारवाद की आलोचना का प्रमुख कारण अत्यधिक विज्ञानवाद, मूल्यहीनता और समाज से दूरी व्यवहारवाद की आलोचना के मुख्य कारण बने हैं।
क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, उत्तर व्यवहारवाद क्या जोड़ता है? तो उत्तर व्यवहारवाद तथ्य और मूल दोनों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए दिया हुआ है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण किससे के विरुद्ध है? तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण पूंजीवाद के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दिया हुआ है, को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य है। किसका कथन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है, तो ये गार्नर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान को मूल्यों का अधिकार आवंटन किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, तो ये कहा था ईस्टन ने इंग्लिश में कहा था अथॉरिटिकल एलोकेशन ऑफ वैल्यू, मूल्यों का अधिकार आवंटन किसने कहा? तो याद रखना ईस्टन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 88 है, मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य वर्गहीन समाज। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो संबंधित है वह है किससे? समाजवाद से। सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, हाँ, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, हॉब्स का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रस्तुत है? तो हॉब्स का सिद्धांत लेविएथन पुस्तक में प्रस्तुत है। तो लेविएथन पुस्तक किसने लिखी? तो हॉब्स ने लिखी। यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 है, राजनीतिक सिद्धांत क्या प्रदान करता है? तो इसका हमारा सही आंसर है ज्ञान, विश्लेषण और समझ, तीनों ही राजनीतिक सिद्धांत प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, संप्रभुता का कौन सा लक्षण नहीं है? तो संप्रभुता का लक्षण बहुलता नहीं है, सवर्जिनिटी एक होती है, प्लूरल नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 है, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत एकलवादी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, सर्वोच्च कानून क्या होता है? तो सर्वोच्च कानून संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 95 है, कानून का वैध स्रोत कौन है? तो कानून का वैध स्रोत है विधायिका, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, लॉक के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लॉक के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना राज्य का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 97 है, उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोगितावाद का सिद्धांत अधिकतम सुख पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य क्षेत्र है राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाएं, ये तीनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, उदारवाद का संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असमानता में वृद्धि हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, और इसके साथ आपकी ये क्लास भी कंप्लीट हुई। लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? तो लोकतंत्र का मूल आधार है जन सहमति, ये याद रखना। तो आपको मैंने 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा दिए पॉलिटिकल साइंस के, यहीं से आपका पेपर आधे से ज़्यादा फंसने वाला है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और आप किस यूनिवर्सिटी से और आपके किस एग्जाम का पेपर वो भी बताना। आप और सब्जेक्ट के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डली हुई है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।